किसान आंदोलन के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। गेहूं, जौ, सरसों समेत 6 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी। गेहूं पर 40, जौ पर 35, सरसों और मसूर पर 400 रुपए बढ़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि मंत्री बोले एमएसपी थी है और रहेगी। देश में लोगों की लापरवाही से फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 43,401 नए मामलों की पुष्टि। 339 मरीजों ने गंवाई जान। हिमाचल में 167 नए मरीज आए सामने, एक के साथ 4 की मौत। कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने 3 पार्कों सहित शेल्टर होम का किया लोकार्पण। नगर परिषद की ओर से 1.85 करोड़ की लागत से निर्मित हैं तीनों पार्क और शेल्टर होम्स। बीजेपी ने 5 चुनावी राज्यों के प्रभारियों का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब प्रभारी नियुक्त। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को मिली जिम्मेदारी तो मंत्री अनुराग ठाकुर बनी सह प्रभारी। हिमाचल के 10 जिलों में 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की बढ़ी संभावनाएं। प्रशासन की लोगों से अपील, नदी नालों से रहें दूर। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की हुई बैठक। मांगे पूरी नहीं होने पर 15 सितंबर को रोष रैली का ऐलान। 60-70 साल की सीमा पार कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा विशेष वेतन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ संगीता वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश 30 नवंबर तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 100% लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले ना के बराबर होंगे। प्रदेश के लोगों और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही नतीजा है कि पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद कोविड वैक्सीन की पहली 100% डोज लगाने में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। इस सहयोग के लिए मैं प्रदेश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का आभारी हूँ। वैसे तो ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश में हमने अच्छा काम किया है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो सेकंड फेज़ की जो वेव थी वो बहुत घातक थी, खतरनाक थी और उसमें संक्रमण बहुत तेज़ था और बहुत जल्दी लोग जो है वो संक्रमित हो करके वेंटिलेटर पर जाना, ऑक्सीजन पर जाना, ये स्थिति थी। लेकिन हिमाचल ने उस दौर में भी कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला हो। जिसको बेड की ज़रूरत थी बेड मिला, जिसको ज़रूरत ऑक्सीजन की थी ऑक्सीजन मिली और जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर मिला। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश की। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के लिए हमने प्लान किया। हालांकि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन प्रदेश है, बहुत रास्ते कठिन है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है, ट्राइबल का इलाका है। तो उसके लिए हमने अलग अलग तरीके से प्लान किया। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल शुरू के दौर में जो थी वो थी लोगों के बीच में अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैलाई गई थी कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा वो होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सबको जोड़ करके और उस अभियान में लगाया और शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जहाँ डोडरा क्वार जैसा इलाका जहाँ कई घंटे पैदल चल करके पहुँचना होता है 100% वैक्सीनेशन की, जहाँ हमारा बड़ा बंगाल है
वहाँ हेलीकॉप्टर से हमने वैक्सीन पहुंचाई। अगर पैदल जाना हो तो 6 दिन एक तरफ लगते हैं जाने के लिए। तो वहाँ पर वैक्सीन पहुंचाई, 100% वैक्सीन वहाँ पर भी की उन लोगों की। वैसे तो ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश में। तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल मंडाविया से भेंट की। सीएम जयराम ठाकुर ने 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रवेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एशिया का फार्मा हब है और बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। तो वहीं इन दिनों वो दौरे पर हैं जहां पर उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और ऐसे में उन्होंने कहा कि रोजगार को इससे बढ़ावा मिलेगा। बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में न केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा लोगों को। सीएम जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क को स्वीकृति दी जाए क्योंकि इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि औद्योगिक के क्षेत्र में भी हिमाचल अग्रसर रहेगा। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं सहित सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गई बढ़ोतरी पर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने मोदी सरकार का आभार जताया है। प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मोदी सरकार की तरफ से किसान हित में काम किए जाने का दावा किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व में किसानों की तरफ से आत्महत्या के मामले बेतहाशा होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की चिंता कर सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए, बल्कि 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन देने की भी बात कही है। वहीं वीरेंद्र कंवर ने मोदी सरकार की तरफ से फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करने का भरोसा दिया है। देश की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर खाद्यान्नों का जहां उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने हरित क्रांति लाई और किसानों ने भरपूर मेहनत की, जिससे इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के गए। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी किसान जो था वो आत्महत्या करने में मजबूर था, क्योंकि हमारी खेती में लागत बढ़ गई और साथ में किसान की आय जो है वो कम हो गई। किसान आत्महत्या पर मजबूर हुआ। इस देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की चिंता की। जो किसान उत्पादन बढ़ाता है उसकी पहली बार चिंता की और इस देश के अंदर किसान सम्मान निधि जो है वो किसान के खाते में सीधे तौर पर 6-6 हज़ार रुपये जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाला। और इसके साथ साथ कि वो 60 वर्ष का जब हो जाएगा तो उसके पेंशन का प्रावधान भी जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जहां किसान को विभिन्न फसलें उगाने का जो एमएसपी मिलता था उसमें भी सरकार ने 1.5 गुना से ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी जो है वो एमएसपी में की। जहां मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। गेहूं के ऊपर जो एमएसपी हमें 1975 रुपये मिलता था, आज उसको बढ़ा कर के उन्होंने उसके ऊपर 40 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ाया, इसमें 2015 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो है वो गेहूं में एमएसपी मिलेगा। जहां चने के ऊपर हमें 130 रुपये एमएसपी जो है वो बढ़ाया गया, जो 5100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़ कर के 5230 रुपये क्विंटल जो है वो उसमें किसानों को जो है उसका लाभ होगा। वहीं मसूर के ऊपर 400 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो एमएसपी बढ़ाया, जो पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल उसको एमएसपी मिलता था, वो बढ़ कर के 5500 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। और जौ के ऊपर 35 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो बढ़ाया गया, जबकि मस्टर्ड ऑयल
यानी सरसों के ऊपर जो MSP 400 रुपये जो है वो बढ़ाया गया। और इससे पहले भी जहां बाजरे के ऊपर और दूसरी अन्य फसलों के ऊपर जो था वो MSP बढ़ाया गया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो उन्होंने 3 कानून जो किसानों की बेहतरी के लिए जो है वो इस देश के अंदर लेकर के आए। देश की आज़ादी के बाद तो वहीं हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव टल गए हैं, लेकिन जनजातीय इलाकों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर के सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच जयराम सरकार ने जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा का बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि इन पंचायत चुनाव में सरकार के कार्यों का फायदा मिलेगा। तो वहीं मारकंडा का ये भी कहना है कि पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इन 3.5 साल में सरकार ने जनता की खूब सेवा की है, जिसका लाभ आगे चलकर मिलेगा। तो वहीं रामलाल मारकंडा ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये फैसला निर्वाचन आयोग का है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिपोर्ट जरूर दी है कि प्रदेश में कोरोना फैल रहा है और सेब सीजन भी पीक पर है, लेकिन अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग का ही होता है। उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद फैले कोरोना को लेकर निर्वाचन आयोग ने क्या टिप्पणी की थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ये है कि उनके पास उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तक नहीं है, जबकि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीएम प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और सभी मंत्री चुनाव की दृष्टि से अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल में चुनावी सियासत अब जोर पकड़ रही है। उपचुनाव पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये कहना है। तो वहीं इसके साथ ही मारकंडा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की ये हालत है कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बीजेपी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले समय में इन चुनावों से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो वहीं नगर परिषद कुल्लू की ओर से 1 करोड़ 85 लाख की लागत से निर्मित 3 पार्कों और शहर में बिना घर वाले लोगों के लिए शेल्टर होम का शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही कुल्लू अस्पताल को अपनी ओर से 1 एम्बुलेंस भी दान की। आपको बता दें कि शहर में एसपी दफ्तर के सामने ढालपुर में रथ मैदान के पास पार्क बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि लालचंद पार्थी कला केंद्र और सुंदर, आकर्षक और आधुनिक बनाया जाएगा। कला केंद्र में स्मारक स्वरूप लालचंद पार्थी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ढालपुर के मैदान का सौंदर्यीकरण और विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहर में चल रहे पार्किंग के निर्माण कार्य की गति प्रदान की जाएगी। तो वहीं कुल्लू में 1 पार्क और 3 होम शेल्टर्स का लोकार्पण किया गया है। तो इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ये लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ढालपुर के मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। खास करके मैं कहूँगा कि आज जो हमारे 4 पार्क है, 4 से 3 बिल्कुल जो है तैयार होकर हमने जो आज हमें पब्लिक के लिए समर्पित कर दिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है सारा पूरा शहर में जो इसकी बड़ा जो एक लोगों में रोष था कि पार्क, जैसे कि पार्क के बारे में हम 2 मिनट बोलूँगा कि लोगों की बड़ी एक थी कि पार्क जो है भाई ठीक है, सबसे बड़ी बात है अमृत में जो है इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो उसके पार्क की प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम पर है। आगे भी बड़ी डेवलप, लेकिन आज के दिन में हमने पार्क जो बनाए हैं देवताओं की थली, जैसे अपना जैसे सामने जो है वो अपना शिकारी ऋषि का पार्क है, इधर रमणीक पार्क, यहाँ भी देवते बैठते हैं, सर भी बैठते हैं, लेकिन उन देवताओं की स्थिति को देखते हुए हमने पार्क का डेवलपमेंट की है। क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि पार्क अभी जैसे नीचे पर, लेकिन हम नहीं बना सकते क्योंकि दशहरा आता है तो पब्लिक का बड़ी जजमेंट होती है दशहरे अब देवता वालों की, तो कभी भी तोड़ फोड़ करें, इसको देखते हुए हमने आज पार्किंग जो है लोगों को समर्पण कर दी है। बहुत इसका लाइटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो बड़ा अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, इसका बिल में बारे में हमने मंत्री से बात की है कि हम सोलर सिस्टम से जो कनेक्टिविटी करेंगे ताकि हमें 1 टाइम में इसके लाइट सिस्टम जो है बहुत बढ़िया हो। आज नगर परिषद कुल्लू में अमृत योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख रुपये 4 पार्क इन्होंने बना करके तैयार किए हैं और उनका जो उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए मैं नगर परिषद कुल्लू को भी और कुल्लू शहर की जनता को बधाई देता हूं कि बहुत सुंदर पार्क बनाए हैं और जो अमृत योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। और इसके पश्चात इन्होंने कहा है कि कुछ समय में यहाँ पर
विभिन्न जगहों पर पार्किंग भी का काम भी चला है और जो बन के तैयार होंगे तो उसके पश्चात जो पार्किंग है उनका उद्घाटन हम करेंगे और कुल्लू शहर की जनता को उनको समर्पित करेंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 12 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आने वाले समय में 12 सितंबर तक की अगर बात की जाए तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके साथ ही भूस्खलन का खतरा भी है। लगातार लैंडस्लाइड की जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरा अनुमान लगाते हुए भूस्खलन का खतरा भी जताया है। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है और इस तरीके के इलाकों में लोगों को ना जाने की हिदायत दी गई है। 12 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रेनफॉल जो है अगले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश में और बढ़ेगा, तो लगभग पूरे प्रदेश में रेनफॉल होगा। और जहां तक चेतावनी की बात है, चेतावनी हमने रखी हुई है और उसमें खासकर जो मध्य और निचले क्षेत्र के जिले हैं वहां हमने चेतावनी रखी है। लेकिन ये जो स्पेल रहेगा इसमें जो ऊपर के क्षेत्र के जिले हैं जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, इन इलाकों के भी निचले क्षेत्र है, वहाँ भी बारिश होगी। और जहाँ हैवी रेनफॉल है उसमें जिला चंबा, उसके निचले क्षेत्र हैं, उसके बाद कांगड़ा जिला, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू भी साथ में है और शिमला, सिरमौर, सोलन, इन इलाकों में कुछ जगहों पे हैवी शावर्स और हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। देखिए अभी तक जो मानसून का जो स्टेटस है वो ऐसे है कि अभी इस वक्त जो है मानसून एक्टिव है हिमाचल प्रदेश में भी, आगे 3 दिनों में एक्टिव रहेगा। 12 तारीख के बाद जो है रेनफॉल में कमी आएगी और वो कमी जो है लगभग अगले 4 से 5 दिन रहेगी। लेकिन फिर से एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, तो हमें लगता है कि मानसून अभी बाय द एंड ऑफ सितंबर तक जो है बीच में अपना असर दिखाती रहेगी, क्योंकि अभी ऐसे पैटर्न डेवलप नहीं हुए हैं जिसकी वजह से हम मान लें कि मानसून जल्दी ही जो है विड्रॉ हो जाए। मानसून देखिए जो मानसून का लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, अभी कम नहीं है। हालांकि डिपार्चर नेगेटिव है लेकिन वो स्टैंडर्ड डिपार्चर है, इतना डेविएशन आमतौर पर मानसून में छोटे क्षेत्र में होता है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि जैसे अभी 3 दिन रेनफॉल है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल मानसून मुझे नहीं लगता कि बहुत कम रहेगा, पर्याप्त बारिश जैसी हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इरेक्टिक चल रहे हैं कुछ सालों से, वो जरूर है, लेकिन पानी रहेगा और डैम जो है जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ मुझे लगता है कैचमेंट में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वहीं देश में कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर बहस तो चल रही है, लेकिन आखिर जमीन स्तर पर क्या कुछ हो रहा है? हमने लगातार लोगों को एजेंडा चलाते हुए देखा है जिसमें बिचौलिए अमीर बने रहना चाहते हैं और किसानों को गरीब रखना चाहते हैं। सबसे हालिया मामला अडानी एग्री फ्रेश और पहाड़ों में उगाए जा रहे सेब को लेकर देखा गया है, जिसकी हमने जमीनी स्तर पर पड़ताल की है। अडानी एग्री फ्रेश सेब की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी एग्री फ्रेश सेब किसानों को बेहतर सुविधाओं के साथ ही बेहतर दाम भी दे रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2 साल पहले हिमाचल के सेब किसानों से एक बिचौलिए ने 80 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी कहानी केवल एक लोकल मीडिया ने दिखाई। उसी साल हिमाचल हाईकोर्ट के एक आदेश से पता चला कि कैसे केवल एक आड़ती ने सेब किसानों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया। 2018 में एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक ने खबर छापी कि कैसे किसानों को ठगा जा रहा है। वे उसके वजन से भुगतान नहीं कर रहे बल्कि बॉक्स से भुगतान कर रहे हैं और पैकिंग की कीमत भी किसानों से वसूल रहे हैं। हर साल सैकड़ों FIR और अदालती मामले देखे जाते हैं जिसमें कैसे सेब किसानों की जमीन लूटी गई और उन्हें परेशान किया गया जैसे मामले आते हैं। यही किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि किसानों का ये उत्पीड़न कहां तक है।
लेकिन अडानी एग्रीफ्रेश के आने के बाद किसानों की जिंदगी बदल गई। अडानी एग्रीफ्रेश आधुनिक तकनीक और सेब छटाई की बेहतर तकनीक के साथ आगे आया। इससे न सिर्फ उपज की गुणवत्ता बढ़ी, बल्कि किसान के साथ फसल खरीद में पारदर्शिता भी आई। किसान को उसकी फसल का बेहतर दाम मिला और अब किसान के सेब का भुगतान सिर्फ फसल के वजन पर होने लगा, बॉक्स के हिसाब से नहीं। इतना ही नहीं, किसानों से पैकेजिंग का कोई पैसा भी नहीं लिया गया, जिससे किसान को हर बार कम से कम 250 रुपए की बचत हुई। हमने सेब किसानों से रियलिटी जानने की कोशिश की, ग्राउंड पर जाकर उनसे बात की। किसानों का कहना है कि अडानी एग्रीफ्रेश का आना उनके लिए सबसे बड़ी जीत है और अब उन्हें बिचौलियों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही कुछ ही दिन में उनकी फसल का ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। इससे एक फायदा ये हुआ कि उन्हें अपने पैसों के लिए बिचौलियों और व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और ना ही उनको अपनी फसल बेचने के लिए किसी को कमीशन देना पड़ता है। अगर आपको बाहर मार्केट में सेब ले जाना है, बहुत दिक्कत आती है। सेब को पैकिंग करने की दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, बाज़ार में बेचने की दिक्कत आती है, फिर उसके बाद पैसे वसूलने की दिक्कत आती है। जो ग्रोवर ज़्यादा सेब देगा उसको भाव ज़्यादा मिलेगा, जिस किसान का सेब थोड़ा होगा उसको भाव कम मिलेगा। लेकिन अडानी एग्रीफ्रेश में ये चीज़ नहीं है। जो भाव बड़े किसान को मिलेगा, छोटे किसान को वही भाव मिलेगा। छोटा ग्रोवर, बड़ा ग्रोवर सब समान है। बाज़ार में जब जब भी सेब दिया, पूरा पैसा हमारे को कभी नहीं मिलता, कमीशन काट दी जाती है। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। घर से सेब लाओ, यहाँ पर दे दो, उसके 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जब तक हमारा सेब के बाग रहते हैं तब तक अडानी एग्रीफ्रेश के प्लांट हमारे लिए लगे रहें यहाँ पर। अडानी के साथ हमारा एसोसिएशन 2006 से ही ऑनवर्ड्स था, तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है बिज़नेस के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, क्वालिटी के मामले में, मार्केटिंग के मामले में, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को जागरूक अडानी ने करा है। सेकेंडली फिर बाद में मौसम के बिगाड़ बनते गए और हेलिंग आना शुरू हो गया और हमारी फसलें बड़ी ख़राब होती गई। फिर अडानी ने एक और कोशिश करी कि बागवानों के बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए। उन्होंने कुछ इंडियन कंपनी से टाई अप करके नेट प्रोवाइड करवाए बागवानों को। ये बिग हेल्प अडानी ने करा कि फार्मर की फसल को बचाया जाए। तो ये रिलेशनशिप है जिससे ये बिल्ड होता है, बिजनेस बिल्ड ग्रो किया। तो अडानी का विश्वास ग्रोअर पे है, ग्रोअर का विश्वास अडानी पे है। हम यहाँ पर 3-4 सालों से अपना सेब ला रहे हैं, बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं, सब किलो के हिसाब से मिलते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग जो हैं बराबर है, जैसे जिस तरह का सेब होगा आपका उसी तरह होगा, कोई भेदभाव की नहीं है। और हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ कम से कम 4 साल से यहाँ अडानी जी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगातार दे रहे हैं और आगे भी भविष्य में देते रहेंगे और इसी तरह से सभी मिलजुल कर काम करते रहेंगे। कि कुछ भी भेदभाव नहीं, चाहे छोटा ग्रोवर हो या बड़ा ग्रोवर, यहाँ पर आपका सेब देख के ही दाम दिए जाते हैं। जिस तरह का आपका सेब हो, चाहे वो छोटा ग्रोवर होगा या बड़ा ग्रोवर होगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को जो है अब सेब की क्वालिटी देखकर ही दाम दिए जाते हैं, चाहे वो जिस तरह के भी ग्रोवर हो। यहाँ पर कोई यहाँ हमारे पैसे रुकते हैं, यहाँ पर पेमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं, हमारा पैसा हमें टाइम पर मिल जाता है, हमें पैसों का भी कोई ये नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी अडानी जी का। इस तरह से भविष्य में हमारा काम चलता रहेगा। सभी के लिए शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। मैं अडानी में 2006 से आ रहा हूँ लगातार। हमारे को यहाँ 2006 से अच्छा वो दे रहे, मतलब यहाँ हमारे को प्राइस भी बढ़िया मिल रहा है, गेहूँ का दाम अच्छा मिल रहा है 2006 से ही। देखो यहाँ बारदाना भी पूरा भी पैसे बच रहा है, 200-250 रुपया जो बारदाना का लगता है वो पैसा बच जाता है। बाकी यहाँ हमारे को तो संतुष्टि है, कम से कम 10-15 साल हो गए यहाँ आते हुए लगातार। बाकी आप कंप्यूटर में भी देख सकते हैं हमारा जो ऑर्चर्ड चला हुआ है। बाकी किसी को संतुष्टि हो तो हम क्या दे सकते हैं, हमारे को संतुष्टि है। धन्यवाद। मैं अडानी में 8 साल से सेब ला रहा हूँ जी यहाँ पे, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पे सेब हमारा ठीक बिक रहा है और हमारा गत्ते का भी पैसा बच रहा है और हमारे को लूट बेचारी से भी बच रही जी। हम खुश हैं अडानी से जी कि हमारे यहाँ सैंड में खुला ये, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, किराया भी कम लग रहा है यहाँ आने में और सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसान मंडी को छोड़ के अडानी के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो वो बिचौलियों से दूर रहता है। पिछले अगर कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो किसानों का करोड़ों रुपया आड़तियों के पास फंसा हुआ है जो अभी तक नहीं मिला है।
तो अदानी में आने से उनको एक फ़ायदा ये होता है कि उनकी पेमेंट श्योर होती है और 10वें दिन उनके खाते में पैसा ऑनलाइन आ जाता है। और दूसरा ये कारण है कि मंडी में सेब ले जाने से उनका पैकिंग मटेरियल का खर्च आता है, जबकि अदानी में आने से उनका एक बॉक्स के पीछे 250 रुपया सीधा पैकिंग मटेरियल का खर्चा बच जाता है और उनको मंडी से अच्छे दाम यहाँ मिलते हैं और पेमेंट उनकी श्योर होती है। सेबों को हम कलर और साइज़ के आधार पर मशीन से छांटते हैं और कलर और साइज़ के हिसाब से उनको चैम्बरों में रखा जाता है। हमारे पास कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सेब 10 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। सेब किसानों का कहना है कि अडानी एग्रीफ्रेश के आने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सेब का बेहतर भंडारण हो जाता है। उनको फसल के लिए तकनीक भरी जानकारी मिलती है, अच्छी कीमत और वक्त पर भुगतान मिलता है, जिससे उनकी आय में भी इजाफा होता है। शायद यही वजह है कि सेब किसान अडानी एग्रीफ्रेश को ही अपना सेब देना पसंद करते हैं और ये बेहतर तकनीक, अधिक विकल्प और अधिक पारदर्शिता से ही संभव हो पाया। साल 2021 में अडानी एग्रीफ्रेश की खरीदी का काम तेजी से बढ़ा है। 17,000 किसान अडानी एग्रीफ्रेश को सेब बेचते हैं। 7,000 टन सेब खरीदे जा चुके हैं। पहले 24 घंटे में करीब 1,000 टन सेब खरीदे गए। आंकड़े बताते हैं कि अडानी ग्रुप के आने के बाद न सिर्फ सेब किसानों की हालत बेहतर हुई है, बल्कि सेब के किसानों को एक नई पहचान मिली है। शायद इसीलिए हजारों की संख्या में किसान अडानी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।